हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं आईएसआई 2009 के पेपर को। ये आप टोमेटो बुक के अंदर ढूंढ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आईएसआई के पहले सारे ईयर के सॉल्यूशंस अपलोड करने के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डोमेन लॉगरिथम का क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, बेसिकली ग्रेटर देन जीरो। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। इसे क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन सॉरी प्लस वन माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। इसको हम लोग x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर लिख सकते हैं। अब हमें पता है अगर हमें किसी स्क्वायर को ग्रेटर देन ये दिखाना है तो उसके लिए दो कंडीशन सही होंगे, x माइनस वन इज ग्रेटर देन टू और x माइनस वन इज लेस देन माइनस टू। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, x इज ग्रेटर देन थ्री या फिर x इज लेस देन माइनस वन। तो इसका आंसर सही होगा ये। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने अटैच भी कर दिया है सेम चीज। ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट B. AB है 7. ओके, ABC AB है 7, BC है 24. Then the length of perpendicular from B to AC is, हमें बेसिकली ये करना है B to AC। ठीक है। अब देखो, हमें पता है 7 और 24 के साथ 25 होगा हाइपोटेन्यूस का लेंथ। ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 7 इंटू 24। ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू इस परपेंडिकुलर और इस बेस को मल्टीप्लाई करने के हाफ इंटू लेट से हम लोग ले लेते हैं P इसका और इंटू 25। ठीक है। हाफ और हाफ कैंसिल हो गया तो P क्या आ गया, 7 इंटू 24/25। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं, इसका 6.72 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है Z1 और Z2, दो पॉइंट्स हैं दो अलग अलग सर्कल्स पे। Z1 रेडियस 2 के सर्कल पे है, Z2 रेडियस 3 के सर्कल पे है। हमें बताना है Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 के बीच में का रेशियो क्या है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्रीज है। तो चलो यहाँ पर हम लोग दो सर्कल्स अज्यूम कर लेते हैं, एक Z1 है एक Z2 है, दोनों के बीच का एंगल π/3 है। ओके, यहाँ पर हम लोग Z1 को लिख सकते हैं 2e⁻I थीटा और Z2 को लिख सकते हैं 3e⁻I थीटा प्लस π/3। ओके, अब अगर हम लोग इसको इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो क्या आएगा, देखो 2e⁻I थीटा प्लस 3e⁻I थीटा प्लस π/3। ठीक है। नीचे 2e⁻I थीटा माइनस 3e⁻I थीटा प्लस π/3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, e⁻I थीटा को कैंसिल कर देते हैं चारों टर्म्स में से। ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस 3e⁻I π/3 बाय 2 माइनस 3e⁻I π/3। ओके, अब हमें पता है e⁻I थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो e⁻I π/3 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस I√3/2। ठीक है, ये चीज बस याद रखना। हम लोग इसको अपनी इक्वेशन में डालते हैं, 2 प्लस 3 1/2 प्लस √3/2I बाई 2 माइनस 3 1/2 प्लस √3/2I। ठीक है। ये किस चीज के बराबर है, 2 हटा दो यहां से, इंटू 2 कर दो। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू √3I। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 माइनस 3√3I। अब हमें बस इस दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेने हैं और उनके रेशियो का हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का क्या होगा, √49 प्लस 27, नीचे हो जाएगा 1 का 1 प्लस 27। रूट अंडर ऊपर क्या आया, 49 प्लस 27 76 होता है, नीचे 28 आ जाएगा। तो रूट अंडर 19/7 हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a b c d be positive integers so that log ab is equal to 3/2, log cd is equal to 5/4, a minus c 9, b minus d
इक्वल्स 1। देखो log a भी 3/2 है तो b इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2। log cd 5/4 है तो d इज इक्वल टू c टू द पावर 5/4। अब देखो a b c और d चारों नेचुरल नंबर्स हैं, हेंस b और d भी नेचुरल नंबर्स हैं। अगर b एक नेचुरल नंबर है तो a को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर d एक नेचुरल नंबर है तो c को एक परफेक्ट टू द पावर 4 होना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब क्या दिया हुआ है, a माइनस सी इज इक्वल टू 9। ओके, यहां पर हमें बेसिकली क्या देखना है कि परफेक्ट टू द पावर 2 और परफेक्ट टू द पावर 4, ए को चलो हम लोग लिख लेते हैं एक्चुअली पी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पी स्क्वायर, और सी को हम लोग लिख लेते हैं क्यू टू द पावर 4। ओके, इससे हमारा कंफ्यूजन हट जाएगा। अब देखो a माइनस सी यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू 4 इज इक्वल टू 9। बेसिकली ये आ गया पी स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों 3 और 3 के बराबर। 9 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, देखो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 9 आ सकता है या 3 इंटू 3 आ सकता है। देखो अगर दोनों 3 और 3 आ गए तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यू स्क्वायर 0 हुआ तो सी 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाए और p माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। यानी 2p इज इक्वल टू 5, सॉरी 2p इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 5 और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, इससे हमारा वैल्यू क्या आया, a इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 25, c इज इक्वल टू q4 यानी q स्क्वायर का स्क्वायर यानी 16। ओके, ये हमारे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि a माइनस सी 9 के बराबर है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, b इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 यानी 125 और c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू c टू द पावर 5/4। बाई 4 का टू फोर्थ रूट अगर हम लोग 16 का लेंगे तो वो आता है 2, उसका टू द पावर 5 करेंगे तो आता है 32। बेसिकली हमें 125 माइनस 32 निकालना है जो कि होता है 93। आपका आंसर आ जाएगा डी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 1 माइनस एक्स माइनस सी टू पावर एक्स किस कंडीशन में ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शंस देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग सुपरफिशियली पहले देखते हैं कि किस रेंज के वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और थोड़ा ऊपर नीचे करके टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं तो क्या आता है 1 माइनस 0 माइनस 1 जो कि 0 के बराबर है। अगर हम लोग 1 डाल के देखें तो क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 जो कि आ रहा है -1/e। अगर हम लोग -1 डाल के देखें तो क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस e टू द पावर -1 जो कि होता है e माइनस 2, सॉरी 2 माइनस e आ जाएगा। हमें पता है e इज ग्रेटर देन 2 तो इस केस में भी ये लेस देन 0 ही है। हम लोग ने क्या देखा कि ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक हमने 1 लिया था, ना एक पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके कारण ये गलत हो गया और ऑल वाला गलत हो गया, और एक नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके लिए ये भी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी बचता है। इसको अगर टेक्निकली करना चाहें तो कैसे होगा, देखो हम लोग कर्व प्लॉट कर लेंगे। बेसिकली इसका आसान ही इक्वेशन है। करने के लिए क्या करना होगा, पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स से हमें पता चलेगा स्लोप का नेचर क्या है एट डिफरेंट पॉइंट्स। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालो कि उसका नेचर चेंज कैसे हो रहा है, क्या कोई ऐसा ट्रेंड है जिसके कारण कहीं नेचर एकदम अचानक से चेंज होकर इसको पॉजिटिव बना दे। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। जीरो पे हमने देखा था अभी 0 है और उसके बाद स्लोप और नेगेटिव ही होती चली जाती है। तो इसका कहीं पर भी बेसिकली इसका कहीं पर भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा। मैं आपको एक्चुअली करके दिखा देता हूं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, -1 माइनस e टू द पावर -x इंटू -1, ठीक है। ये क्या है, e टू द पावर -x -1, ये वैल्यू 0 कहाँ आएगी, e टू द पावर -x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी चीज, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा -e टू द पावर -x। ये दिख रहा है कि ये हमेशा नेगेटिव होगा, e टू द पावर एनीथिंग विल बी पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, एट 0 स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, यानी 0 इज द मैक्सिमा ऑफ दिस कर्व, ठीक है। हेंस
ये कभी भी 0 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम है 0 इस कर्व का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ px is equal to x square bx plus c qx minus x square plus bx c then the equation px qx is equal to 0 will have how many roots, बेसिकली पूछा है। ठीक है, px के लिए d क्या आएगा, देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, qx के लिए d क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब देखो ac इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, फर्स्ट केस में हम लोग अज्यूम करते हैं कि 4ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ये वाला d नेगेटिव हो गया, हेंस इसके दो इमेजिनरी रूट्स हैं, और ये वाला d पॉजिटिव हो गया, हेंस इसके दो रियल रूट्स हैं। दूसरे केस में 4ac लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें p के दो रियल रूट्स हो जाएंगे और q के दो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। अगर तीसरा केस आ गया 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, इसके दो रियल रूट्स आ जाएंगे और इसका हम लोग कह सकते हैं बस एक ही रूट आएगा बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि d की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें मिल जाएगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हर केस में एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो आ ही रहे, पहले दोनों केस में 2 और 2, और तीसरे केस में मल्टीपल रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट। सिंपली क्वेश्चन है, देखो ठीक है, अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं मॉड्यूलस को। ठीक है, इसको बेसिकली आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट कह सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे भी सेम। ठीक है, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ऊपर ये कट गया। अब देखो आपको पता है कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी टाइप का कोई इस तरह का पॉलिनोमियल आता है तो बेसिकली हम लोग x को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पूरे इक्वेशन को ऊपर और नीचे x से डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा इसके कारण एक्स स्क्वायर और इसमें x। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया, रूट अंडर, ठीक है, हम लोग लिमिट्स बैठा दिए, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे आया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर आ जाएगा a 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी π/2n sin j π/2n, इसका समेशन। तो देखो बेसिकली क्या करना होगा आपको, सबसे पहले साइन का समेशन, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो काफी हेल्पफुल होगा, साइन का समेशन कर दीजिए। उसके बाद आप 2n को अंदर ले जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब सॉल्व किया है, थोड़ा लंबा है प्रोसीजर, बेसिकली मैं आपको वही दिखा दे रहा हूँ। साइन का सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर आपको ये मिला, जहां पर n 2n है और थीटा π/2n है। ठीक है, समेशन को आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जब हम लोग लिमिट लगाने जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जैसा मैंने कहा लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट को थोड़ा और सॉल्व किया, एंड में आपका आंसर 2 आ जाएगा इस केस में। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला के बिना बनेगा नहीं, लेकिन थोड़ा आपको लंबा जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि fx दिया हुआ है x -1 x + 1 से, तो f11 है या ऑन टू है इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं, हम इस तरह से एक नंबर लाइन बना लेते हैं -1 0 और 1 का। तो क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं है तो ये इस तरह से चलेगा, हर पावर जो कि सिंगुलर है, मतलब ऑड पावर है, वहां पर ये शिफ्ट करेगा, इवन पावर्स पे वो सेम रह जाएगी वैल्यू की साइन। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट पूरा रेंज कवर कर जाएगा और इसीलिए ऑन टू है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यूज अलग अलग पॉइंट्स पर सेम है इसलिए 1 1 नहीं है। एक और स्टेप फर्दर हम जा सकते हैं ऑन टू देखने के लिए कि
ये है बेसिकली x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखें अगर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन। माइनस वन से नीचे हर वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस वन से नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी और उसके कारण ये माइनस वन कुछ कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर स्लोप हमेशा बढ़ रहा है। सिमिलरली वन के ऊपर भी स्लोप हमेशा बढ़ेगा, यानी ये इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा एज एक्स इंक्रीजेस। इसीलिए इसका आंसर बी है, यानी ये ऑन टू है बट वन वन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट ऑफ 22 टू द पावर 22। ज्यादा कुछ इसमें देखने का है नहीं, आपको बेसिकली 2 टू द पावर 22 का लास्ट डिजिट निकालना है, क्योंकि बाकी सब तो 20 के टर्म्स के साथ होंगे। देखो 2 का क्या क्या पावर होता है, 2, 4, 8 और फिर 16, और उसके बाद फिर से 2 आ जाता है, यानी 4 के मल्टीप्लिसिटीज में ये घूमता है। तो 2 टू द पावर 20 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये 20 के एंड में आपके पास फिर से 2 आ जाएगा। तो या सॉरी 20 के एंड में आपके पास 6 रहेगा। तो बेसिकली 6 इंटू 2 इंटू 2 आपको करना होगा, लास्ट डिजिट इसीलिए 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। आप कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी उसके फेवर में रहा नहीं, मुझे मतलब उस तरह के लैंग्वेज लिखने में ठीक नहीं लगता है। बेसिकली आपको यही समझना है कि 2 की पावर आपके किसी भी चीज में जाएगी, बाकी सारे टर्म्स में 20 का 0 आ जाएगा लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 25, लोएस्ट स्कोर इज 20, देन हाईएस्ट स्कोर इज एट मोस्ट। आपको हाईएस्ट स्कोर का अपर लिमिट बताना है। बेसिकली 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 25 है, तो ये 250 हो गया उनका टोटल स्कोर। लोएस्ट स्कोर 20 है। अगर हम लोग हाईएस्ट स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हमें अज्यूम करना होगा बाकी सभी लोगों को लोएस्ट स्कोर ही आया है। तो ठीक है, 20 इंटू 9 को हम लोग लोएस्ट स्कोर दे दिए, इसीलिए 180 हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब इन द एक्सप्रेशन दिस इज। ओके, ये थोड़ा ब्रूट फोर्स से करने वाला क्वेश्चन है। 1 माइनस टी, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी क्यूब। 1 माइनस टी क्यूब को फिर से तोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ठीक है, हमसे पूछा है टी क्यूब का एक्सप्रेशन, टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सॉरी, नीचे 1 माइनस टी भी था ना यहाँ। ठीक है, 1 माइनस टी को कैंसिल कर दिया। ओके, अब देखो ये क्या आया, एक और चीज, हमें इसका क्यूब भी करना है साथ में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्यूब वाला टर्म भी अटैच कर देते हैं साथ में। 1 प्लस टी क्यूब का क्यूब क्या होगा, आ जाओ, टी टू द पावर 9, कोई काम का नहीं है ये। 3t6, ये भी किसी काम का नहीं। t3t क्यूब ये काम का है, प्लस 1। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें से 3t क्यूब प्लस 1 को साइड में लिखकर रख लेते हैं। इधर अगर हम लोग जाएं तो 1 प्लस टी को अलग टर्म ले लो, टी स्क्वायर को अलग टर्म ले लेते हैं। क्या आ जाएगा ये, 1 प्लस टी का होल क्यूब प्लस टी टू द पावर 6, अगेन काम का नहीं है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस टी इंटू टी टू द पावर 4, पूरा टर्म किसी काम का नहीं है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, इसमें से बस एक टर्म काम का होगा बेसिकली। तो चलो देखने वाली बात ये है, हमारे पास क्या आ गया दोनों साइड, चलो 3t क्यूब प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3 ऑफ, सॉरी 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3 ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, इसका हम लोग एक्सपेंशन कर लेते हैं और देखते हैं टी क्यूब का क्या टर्म आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। अब देखो एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि बस क्यूब और 1 का टर्म है, तो हमें इधर भी बस कांस्टेंट और क्यूब वाली टर्म्स को ध्यान में रखना है, बाकी टर्म को हटाते जाओ। इसको हटा दो, प्लस 3 प्लस 3t स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वो भी किसी काम का नहीं। 6t वाला टर्म आएगा, वो भी किसी काम का नहीं, हटा दो उसको भी। अच्छा नहीं, सॉरी 60 वाला टर्म रख लो यहाँ पे।
इंटू टी स्क्वायर है ना इसके साथ, ठीक है। ये 3 वाला टर्म हटा दो, क्या आ गया 3t³ प्लस 1 इंटू 1 प्लस t³ प्लस 6t³। 3 गया इधर, 7 गया इधर, टोटल आंसर 10। ठीक है, बेसिकली आपको इग्नोर करना सीखना होगा उन टर्म्स को जो आपके काम के नहीं, आपके एक्सप्रेशन लंबा कर देता है जबरदस्ती। बस उन पे फोकस करिए जो आपके काम के हैं और उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, 10 आंसर है यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए बी मैट्रिसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, A5 B स्क्वायर की क्या वैल्यू है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें दिया है A5 B2, सॉरी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A³ ठीक है इंटू AB2, यानी A³ इंटू B माइनस BA स्क्वायर, यानी A³ B स्क्वायर A स्क्वायर। अब देखो हम लोग इस वाले A³ के 2A और इस B स्क्वायर को उठाएंगे, क्या बनेगा A इंटू माइनस BA का होल स्क्वायर फिर से इंटू A स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या है ये A इंटू B स्क्वायर A4। ओके, अब देखो इस A को उठाएंगे और इसके B को उठाएंगे, क्या बना माइनस BA इंटू BA माइनस BA इंटू BA इंटू A³ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमने इसके एक A को भी उठा के यहाँ पे डाल दिया है, तो ये क्या बना देखिए BA स्क्वायर इंटू A³ इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर इंटू A³ यानी A5। इसका आंसर क्या आ जाएगा C माइनस B स्क्वायर इंटू A5। ठीक है, बेसिकली आपको बहुत सारे चेंजेस करके देखना है, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है उसको इधर उधर करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, the number of terms in the expansion of x plus y plus z plus w to the power 2009, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है जहां पर आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास दो या मतलब n नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स हैं, उनका सम किसी चीज के बराबर आता है तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। बेसिकली ये 2009 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 होगा, तो 2012 C3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 16। इसमें दिया है ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC विल बी। तो देखो यहाँ पर सिंपल AMGM इनइक्वालिटी लगाना है। हमें क्या दिया हुआ है 1 मिनट, हमें दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं AMGM इनइक्वालिटी से क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ AB BC CA, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें क्या मिला 12/3 इज ग्रेटर देन ABC होल टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखो ये 4 हो गया, ओके ये 4 हो गया। अब हमें 4 टू द पावर 3/2 विल बी ग्रेटर देन ABC आ जाएगा। हम लोग क्या किए दोनों तरफ पावर टू द पावर 3/2 ले लिए, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पर। अब देखो 4 टू द पावर 3/2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है और उसका क्यूब 8 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 8, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC विल बी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, इफ एटलीस्ट 90% स्टूडेंट्स इन क्लास आर गुड इन स्पोर्ट्स, 80% गुड इन म्यूजिक, एटलीस्ट 70% आर गुड इन स्टडीज, देन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ऑल 3 इज एटलीस्ट। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा सेट इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, हमें हर जगह एटलीस्ट दिया हुआ है, यानी कॉमनैलिटीज को हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, अगर 90% स्टूडेंट्स एटलीस्ट गुड है स्पोर्ट्स में, तो एट मोस्ट 10% स्टूडेंट्स खराब होंगे स्पोर्ट्स में,
एट मोस्ट 20% स्टूडेंट्स खराब होंगे म्यूजिक में, और एट मोस्ट 30% स्टूडेंट्स खराब होंगे स्टडीज में। ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये तीनों स्टूडेंट्स, मतलब ये जो तीनों ग्रुप ऑफ बैड स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, यानी मतलब तीन डिफरेंट स्फीयर्स हैं ये खराब स्टूडेंट्स के, और अच्छे स्टूडेंट्स कहीं इधर कॉमनैलिटी में अंदर आते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एट मोस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बैड इन ऑल थ्री विल बी 60%। ठीक है, ऑल थ्री नहीं, मतलब बेसिकली एनी टू ऑफ देम में बैड होने के चांसेस एट मोस्ट 60% होंगे। हेंस हु आर गुड इन ऑल थ्री इज एटलीस्ट 40% हो जाएगा हमारा, 100 में से माइनस करेंगे तो। बेसिकली आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर क्योंकि आपको एट लीस्ट वैल्यूज दी हुई है, और तो हमें एट मोस्ट निकालना होगा उसके नेगेशन का, जिसके लिए हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, और उसके बाद हमें ये हाइपोथेसिस लेना होगा या फिर ये अजम्पशन लेना होगा कि तीनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव हैं, तभी जाकर वो एट मोस्ट वाला परसेंटेज होगा। और अगर तीनों में खराब होने के चांसेस एट मोस्ट इतने हैं, तो तीनों में अच्छे होने के चांसेस एटलीस्ट इतने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपल ट्रिगोनोमेट्री पूछा है। आपका अगर ट्रिगोनोमेट्री पे पकड़ स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन वैसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसमें ये रूट 13 है, ये रूट 17 है, ये यहाँ पर एक एंगल है जो कि ये चीज दर्शाता है। ठीक है, इसका कॉट क्या हो जाएगा, तो देखो रूट 17 रूट 13 अगर इसके दो साइड्स हैं, तीसरा साइड क्या होगा, 17 माइनस 13 का स्क्वायर रूट, यानी 4 का स्क्वायर रूट, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉट ऑफ दिस विल बी बेस बाई हाइट, यानी 2 बाई रूट 13, और दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ सम tan इनवर्स थीटा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे अगर रूट 13 है, यहाँ पे अगर 2 है, तो हम जानते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा। 13 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, और उसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल हमें पता है tan इनवर्स थीटा है। ठीक है, तभी तो इसका साइन ये वैल्यू दे रहा था। अब देखो tan इनवर्स थीटा हमारे पास 2/3 है, हेंस थीटा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा डी इस केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। लेट एफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 1 टी माइनस 1, देन एफ ऑफ एफ 2000 क्या होगा, 2010 क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई कर दो यहाँ पे। एफ ऑफ 2010 होगा 2011 बाई 2009। ठीक है, एफ ऑफ 2011 बाई 2009 होगा +1 बाई 2011 बाई 2009 -1। ऊपर क्या आया, 2011 प्लस 2009 होता है 4020 बाई 2009। नीचे होगा 2011 माइनस 2009 यानी 2 बाई 2009। ये कट गया, ये कट के 2010 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। एक मिनट, हाँ ठीक है, वही चीज यहाँ है। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 60% देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल इंक्रीज बाय, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। ओके, इनिशियली मान लो हमारा जो साइड था वो a था, अब हमारा साइड इंक्रीज कर दिया गया है 60% से, तो वो 1.6a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, पहले था 6a², अब हो जाएगा 6 इंटू 1.6a का होल स्क्वायर, यानी 2.56 इंटू 6a²। ओके, ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज हमसे पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 2.56 माइनस 1 इंटू 6a² बाई 1 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 156%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, इफ a इज ग्रेटर देन 2 देन विच ऑफ देम विल बी ट्रू। ओके, अगेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन नहीं है, हम लोग बना कर देखते हैं। देखो अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास log बी ए दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ सी ए बाई log ऑफ सी बी। ओके, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। log A10 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ E10 बाई log ऑफ ई ए प्लस log ऑफ
ई ए। ओके, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, ए यहाँ पर 1 से बड़ा है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और लॉग ई ए तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि ई की वैल्यू कहीं 2.7 के आसपास आती है, और इसका स्क्वायर क्यूब जब हम लोग करते हैं तब जाकर हम लोग को 10 की वैल्यू मिलती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जब यहाँ सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा, आंसर आपका बी आ जाएगा इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स w such that w is equal to 1, w का मतलब मॉड्यूलस, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w4 इज 0। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग w को क्या ले लेते हैं, 1 e टू द पावर i थीटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का अच्छा फॉर्म है, और 1 हमें दिया ही हुआ है इसके कॉन्ग्रुएंट का मॉड्यूलस का वैल्यू। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ w4 इज थीटा। W4 हमें पता है क्या हो जाएगा, e टू द पावर i 4 थीटा। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा। इमेजिनरी पार्ट इज 0, यानी sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा किस किस केस में होता है, तो हम लोग जानते हैं जब 4 थीटा n पाई हो जाएगा, उस केस में 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा बेसिकली, वो आना चाहिए n इज इक्वल टू 1 2 3, और 4 और 0 सेम आ जाएगा, इसलिए वो नहीं, 4 और 0 सेम नहीं आएगा, 8 और 0 सेम आएगा, क्योंकि हम लोग 2 पाई और फिर 0 को सेम मानते हैं। ठीक है, 4 5 6 और 7, तो टोटल 8 नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जिस पर ये जो कंडीशंस हमारे वो सही होंगे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करके 5/4 में चलना शुरू कर रहे हैं, और हमें क्या दिख रहा है कि टोटल 8 टाइम्स जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग फिर से यहीं पर आ जाएंगे, हमें सेम नंबर मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 8 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू c sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सपोज f(x) इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन विच ऑफ देम इज ट्रू। मजेदार चीज देखो यहाँ पर क्या है, हमें जो RHS दिया हुआ है यहाँ पे वो है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी f ऑफ x प्लस k पाई बाई 2 टू द पावर k। अब f ऑफ x प्लस k पाई क्या होगा, f ऑफ x प्लस k पाई हो जाएगा c ऑफ साइन x प्लस k पाई। अब हमें पता है अगर k यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है और हम लोग पाई के मल्टीपल्स में बढ़ा रहे हैं, तो जब ऑड नंबर ऑफ पाइज होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू, जब इवन नंबर ऑफ पाइज होंगे तो पॉजिटिव रहेगा वैल्यू। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं c -1 टू द पावर k साइन x से। ठीक है, ये हमारा f ऑफ x प्लस k पाई का वैल्यू आ गया। इसको अब हम लोग वहां बैठा देते हैं तो क्या आएगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी c साइन ऑफ x -1 टू द पावर k बाई 2 टू द पावर k। अब देखो c साइन x इस केस में कांस्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू दिस, हमें बस k का समेशन करना है, तो हम लोग इस पूरे टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आया, c साइन x जो कि यहाँ f(x) की वैल्यू है इज इक्वल टू c साइन x इनटू जो भी ये समेशन का वैल्यू आ रहा है। अब देखो इसमें बस 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये दोनों इक्वल है, या फिर आपके c की वैल्यू 0 आ जाए LHS RHS दोनों के लिए। यहाँ पर जब आप इसका समेशन करोगे तो आपको मिलेगा एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, उसको आप लिख सकते हो। चलो हम लोग लिख के देखते हैं, दिस इज इक्वल टू p। आप समेशन करके देख लो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको लिख लिए p, तो c इंटू पी साइन एक्स इज इक्वल टू c साइन x। इससे क्या आया, c p -1 साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, p 1 के बराबर नहीं है, इसका समेशन कुछ 4/3 टाइप आता है। साइन x 0 नहीं है क्योंकि साइन x की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है।
हेंस हमारे पास जो ओनली वायबल ऑप्शन है वो है c इज इक्वल टू 0। बेसिकली आप इसको बहुत सिंपलिस्टिक तरह से कर सकते हो। जब आप देख रहे हो कि एक नॉन जीरो नंबर ऊपर आने वाला है तो आप बस उसको डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी काफी बहुत एम्बिग्यूअस टाइप के हैं। सी अगर एनी रियल वैल्यू टाइप का ऑप्शन होता तब आपको थोड़ा सोचना भी पड़ता। यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं, आपको कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई हैं ऐसे केस के लिए जहां पर RHS LHS दोनों इक्वल आ रहा है, तो वहां पर आप सीधे सीधे भी एक लॉजिक लगाकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू जैसा मैंने कहा था -3/2 आती है। जब आप उसको उधर ले जाते हो तो 4/3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन मैक्स ऑफ दिस एंड मिन ऑफ दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल इज। हमें क्या दिया हुआ है देखो, हम लोग ग्राफ ऐसे जितने भी क्वेश्चंस इसमें आपको इज इट डिफरेंशिएबल, इज इट नॉन डिफरेंशिएबल, मिनिमा मैक्सिमा ये सब दी हुई हो, वहां पर मैं कहूंगा आप ग्राफ ड्रॉ कर लो सीधे और उसके साथ सॉल्व करो। ठीक है, आपको सबसे पहले दिया जब x इज लेस देन 0 है तो मैक्स ऑफ 1 + x 1 - x। पहले हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा बनता है। y इज इक्वल टू 1 + x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 - x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ x इज लेस देन 0 के लिए एप्लीकेबल है और इसका मैक्सिमम, तो ये वाला वैल्यू बेसिकली आपको चूज करना है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम ऑफ 1 + x ये वाला लाइन और 1 + x², ये बेसिकली x² + 1 का ग्राफ है तो ये इस तरह का आ जाएगा, यानी ये ग्राफ, और इस पॉइंट के बाद ये मिनिमा आ रहा है तो ये ग्राफ। बेसिकली आपका फंक्शन इस तरह का दिख रहा है, एक ऐसा, फिर यहां पर एक डॉट है, एक ऐसा, फिर यहां पर एक डॉट है, एक ऐसा। इन दो पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं अब्रप्टली स्लोप चेंज हो रहा है। यहाँ एकदम कांस्टेंट स्लोप था, फिर यहाँ पे ऐसा स्लोप था, यहाँ पे 0 स्लोप आ गया, अब्रप्ट चेंज हुआ। यहाँ पर ऐसा स्लोप था, अचानक से ऐसा स्लोप आ गया, अब्रप्ट चेंज हुआ। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर नोक्स आ गए हैं या कॉर्नर्स आ गए हैं, इसीलिए इन दोनों पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने वही ड्रॉ भी किया है इस ग्राफ को। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन sin² x cos x इज। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, f' क्या आएगा? 2 sin x cos x इंटू cos x प्लस sin² x इंटू माइनस sin x। हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। क्या है ये? 2 sin x cos² x प्लस माइनस sin³ x। ये क्या है? sin x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया 2 cos² x माइनस sin² x इक्वल टू 0। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहाँ आ रहा है, तो एक पॉइंट हो गया sin x इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा आ गया tan² x इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली हम लोग इसको इधर लेके गए, फिर cos x से इसको डिवाइड किया, tan² x इज इक्वल टू 2, यानी tan x इज इक्वल टू, या फिर चलो tan को लाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसमें साइन और कॉस में ही रखते हैं क्योंकि हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो भी साइन और cos x में ही रहेगा। sin² x को हम लोग 1 - cos² x लिख सकते हैं, माइनस का ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ 3 cos² x इज इक्वल टू 1/3 cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा f' 0 हो रहा है। अब हमें बस चेक करके देखना है कहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन, हमें क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू। कहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का आ रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, sin x इज इक्वल टू 0 एक लिख के रखो, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 एक लिख के रखो। हमारा f' क्या आया था? टू sin x cos² x माइनस sin³ x आया था ना। ठीक है, f'' डाल के देखते हैं हम लोग क्या आता है। ये हो जाएगा, इस फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग फॉर्म चेंज कर सकते हैं। चलो इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। सबसे पहले 2 cos x cos² x प्लस 2 sin x इंटू
इंटू 2 cos x माइनस sin x माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। ठीक है, क्या आया ये 2 cos क्यूब x आ गया सबसे आगे में, उसमें आया माइनस 4 sin स्क्वायर x cos x, इसमें माइनस 3 sin स्क्वायर x cos x। ठीक है, चलो तो इस चीज को हम लोग -7 लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे। अब जब sin x 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आई, sin x अगर 0 है तो cos x 1 है, इसकी वैल्यू आ गई सीधे। एक और चीज हम लोग कर ही लेते हैं, हम लोग cos x को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ताकि हमारा sin और cos के टर्म में आ जाए, हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो। ठीक है, cos x बाहर निकाल लो, अंदर आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 7 sin स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स को फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो तो कॉस एक्स इंटू 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7। ठीक है, बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन ये है, वैल्यू पुट करके अब देखते हैं कहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले केस में साइन एक्स को 0 डाले तो ये बात, साइन एक्स को 0 डाले तो कॉस एक्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 माइनस 7 यानी 2 आ गया, पॉजिटिव है यानी एक मिनिमा का पोजिशन दे रहा है। 1/√3 के लिए क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√, बाहर का भी छोड़ते हैं, अंदर का पहले देखो, 9 इंटू 1/3 माइनस 7, दोनों के केस होगा 1/3। ये अंदर का टर्म बेसिकली नेगेटिव है, बाहर का टर्म जब नेगेटिव होगा तो ये फिर से एक मिनिमा देगा, बाहर का टर्म जब पॉजिटिव होगा तो ये मैक्सिमा देगा। हेंस हमें प्लस 1/√3 पर मिलेगा इस फंक्शन का मैक्सिमा। डाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ये वॉज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अगर कॉस एक्स 1/√3 है तो साइन एक्स क्या आएगा, √2/3। ठीक है, तो 2/3 इंटू 1/√3 हमारा वैल्यू आ जाएगा एफ एक्स का यहाँ पर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलो वही चीज शायद मैंने यहाँ पर लिखी है, वैल्यू पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन हाँ वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ -10 से t x² + 1 टू द पावर 10 dx को जब हम लोग एक फंक्शन मानते हैं gx, तो g क्या डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो देखो अगर तुम्हें दिया हुआ है gt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर सम कांस्टेंट टू t, तो बेसिकली g डैश t हमारा क्या आ जाएगा, t² + 1 टू द पावर 10। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो अगर हम लोग किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेम फंक्शन वापस मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज हुआ, t² + 1 टू द पावर 10, ये हम जानते हैं पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर एक इवन पावर है, और t का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है, t के किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज 0 नहीं होगी। ठीक है, हेंस g' हमेशा ग्रेटर देन 0 है, हेंस g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एकदम सिंपल इंटीग्रेशन दिया है, हमें पूछा है अगर px एक कंटिन्यूअस फंक्शन है विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, और px dx 2 to 3 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c इंटू p ऑफ x + 4/2 dx 0 से 2, तो फिर c का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं x + 4/2 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से t, तो क्या आएगा x + 4/2 इज इक्वल टू t अगर हम लोग लेते हैं तो dx इज इक्वल टू 2 dt आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें क्या मिला, p ऑफ t dx इज इक्वल टू 2 dt। और नया चीज देखो, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन मतलब ये वैल्यू क्या होगा, 0 + 4/2 यानी 2, और x की वैल्यू जब 2 होगी तो ये होगा 2 + 4/2 यानी 3। ओके, इंटू c इज इक्वल टू, वहां पे हमें दिया हुआ है 2 to 3 px dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक सा रूल है कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, अगर वो सेम लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है सेम फंक्शन के साथ, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई ए टू बी तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ए टू बी तक। ठीक है, वही चीज यहाँ हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग ये और ये काट सकते हैं, 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें क्या मिला, 2c = 1,
क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो गया ये चीज, हेंस सी इज इक्वल टू 1/2। आंसर यहाँ आपका बी, सी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, next question, f be a continuous function, gx is equal to 1/x, then the equation fx is equal to gx has this. okay, सेम चीज हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने कुछ देर पहले ग्राफ बनाकर आपको एक सोल्यूशन दिया था, हम लोग यहाँ भी एक ग्राफ बना लेते हैं। हमें दिया है gx is equal to 1/x, 1/x का ग्राफ आप लोग जानते हैं ऐसा होता है, f 0 to 1 का फंक्शन ऐसा 0 to 1, और इसका जो रेंज है वो 1 to infinity है। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं हम यहाँ पे, या तो ये ऐसा कुछ फंक्शन है यहां पर आकर रुकता है, या फिर ये 1 से शुरू होता है और इस तरह से ऊपर जाता है इंफिनिटी तक। अगर ये केस हुआ तो यहां पर 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर ऊपर वाला केस हुआ फिर भी 1 पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा दोनों के बीच। 1 नहीं, एक्चुअली टोटली ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि उस तरह का फंक्शन ऑलमोस्ट 1/x की तरह ही दिखेगा, 1/x² की तरह भी दिख सकता है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा केस यहां पर क्या लेना है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन gx के हर केस में हमें देखने को मिलेगा, fx के हर केस में हमें देखने को मिलेगा, चाहे fx इस तरह से बढ़े या इस तरह से घटे। अगर उसको पूरा रेंज कवर करना है जो कि इसका 1 to infinity दिया हुआ है, तो उसको एटलीस्ट एक बार तो इंटरसेक्ट करना ही होगा gx के साथ, जो कि 1/x है। ठीक है, चलो वही चीज मैंने भाई एक केस आपको बनाकर दिखाया है, दूसरा केस जैसा मैंने कहा वो 1/x की तरह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थीटा और फाई दो एंगल्स दिए हुए हैं 2π से 0 के बीच में, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है sin थीटा sin फाई इक्वल टू cos थीटा प्लस cos फाई। हमें पूछा है थीटा को फाई के टर्म्स में हम लोग यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी, तो देखो इसको हम लोग अगर एक तरफ ले आए थीटा और फाई को एक एक तरफ मतलब, तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है माइनस ऑफ cos फाई, सॉरी माइनस ऑफ, छोड़ो माइनस का साइन हटा दो, cos फाई माइनस sin फाई। अब अगर हमें इन दोनों को ऐसे टर्म्स में लाना है जहां फाई और थीटा ही हो, बस ज्यादा कॉस और साइन का डिफरेंस ना हो, तो हम लोग एक तरह से लगा सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इसे हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो हम वो चीज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी 1 माइनस साइन 2 फाई आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर भी स्क्वायर कर दिया है। इससे हमारा मतलब क्या आया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 फाई। अब हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से कि ऐसा किस किस केस में, या इवन ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा किस किस केस में होगा। तो देखो हमें मिला हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 फाई। ओके, अब इसके केसेस लिखना शुरू करते हैं। हो सकता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 फाई हो, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 फाई हो, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 फाई हो, या 2 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 फाई हो, या 2 थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 2 फाई हो। इस तरह से हम लोग आगे चलते जा सकते हैं, मतलब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस केस में थीटा इज इक्वल टू फाई आ जाएगा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस फाई आ जाएगा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई आ जाएगा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस फाई आ जाएगा, और इस केस में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई आ जाएगा। ये वाला केस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है थीटा और फाई दोनों 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। अगर फाई 0 से बड़ा है तो थीटा को 2 पाई से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ दिख रहा है 4 अलग अलग सोल्यूशंस हमें मिल गए। तो गिव मोर देन 2 वैल्यूज फॉर थीटा फॉर ईच वैल्यू ऑफ फाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लॉजिक भी आप लगा सकते हैं एक्चुअली। अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, तो अगर आपके पास पाई और मतलब अगर थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर आप जानते हैं साइन और कॉस की वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती है उन वैल्यूज पर। सिमिलरली अगर आप आगे जाएं थोड़ा पाई माइनस के केस में, तो वहां पर भी ऐसी वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा वहां पर सोच सकते हैं इन केसेस पर, लेकिन इसको प्रॉपरली ही कर लेना एक बेटर तरीका है। थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ा आपको, लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 10 टेनिस प्लेयर्स हैं अगर आपके पास, तो उसमें से कितने पेयरिंग्स आप बना सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो फर्स्ट राउंड में, मान लो नहीं, फर्स्ट राउंड में 5 मैचेस होंगे, तो हम लोग 5 मैच के फिक्सचर बनाते हैं। अगर आप में से किसी ने फिजिकल एजुकेशन लिया होगा तो आप जानते होंगे ये कैसे होता है। बेसिकली हम लोग 10C2 कर सकते हैं, इसमें से जो 8 प्लेयर्स बचे उनके 8C2 कर लें, उसमें से जो 6 प्लेयर्स बचे उसके 6C2 कर लें, उसमें से जो 4 प्लेयर्स बचे उसके 4C2 कर लें, उसमें से जो 2 प्लेयर्स बचे उसके 2C2 कर लें। ये क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 4 बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये 1 है, 4 4 गया, 6 6 गया, 8 8 गया, ये आया 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू द पावर 5। अब देखो हमें यहाँ पर फिक्सचर बनाने नहीं, सिर्फ पेयरिंग्स बनाने बोला था, तो मैटर नहीं करता चाहे ये मैच पहले हो जाए, ये मैच एंड में हो जाए, या ये मैच यहाँ हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग 5 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी मैच कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए काफी सारे टेक्निक्स है, काफी सारे तरह से आप कर सकते हो। मेरे माइंड में मुझे लगता है सबसे लॉजिकल रीजन यही है कि आप पहले 2 प्लेयर्स को फिक्स किए, फिर बाकी 2, फिर बाकी 2, फिर बाकी 2, और लास्ट में आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने पहले किसको किया बाद में किसको चूज किया, क्योंकि आपको बस पेयर्स बनाने बोला है यहाँ पर। इसीलिए आप लास्ट में उन सबको आपस में परम्यूट कर दिए तो आपको 5 फैक्टोरियल मिल गया। ये मुझे लगता है एक लॉजिकल वे है। ये ISI 2009 का पूरा पेपर था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।